हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल अनग एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज हम एलसीएम एचसीएफ के बेस पे आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए प्रीवियस ईयर्स में जो भी आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ताकि हमें ये पता चल पाए कि अगर एलसीएम एलसीएफ चैप्टर की बात करें तो आरआरबी एनटीपीसी में क्या स्टैंडर्ड होता है क्वेश्चंस का एलसीएम और एचसीएफ के बेस पे। ठीक है ना। तो ये थर्ड पार्ट है एलसीएम एचसीएफ का। अगर आपने पिछला 2 पार्ट नहीं देखा है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले पिछला दोनों पार्ट देखिए, क्योंकि उसमें बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया है। ठीक है, तो वो शॉर्ट ट्रिक और बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के बाद अगर आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं। ये पहला क्वेश्चन, 2 संख्याओं का एचसीएफ 24 है, इसका एलसीएम निम्न में से कौन सा हो सकता है। क्वेश्चन देखिए, आपको ऑप्शन के थ्रू चलना है। इसमें दिया हुआ है 2 संख्या है और उनका एचसीएफ है 24। एचसीएफ दिया हुआ है 24, तो पूछा जा रहा है कि जो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा एलसीएम पॉसिबल है। मतलब इसमें आप समझिए क्वेश्चन को, मतलब इसमें से 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो कभी एलसीएम हो ही नहीं सकते, है ना। एक हो सकता है, कंफर्म आप नहीं कह सकते। बात समझिए, इसमें क्या पूछा है, इसमें आपको बताना है कौन सा हो सकता है। मतलब जो 3 इसमें से होंगे 4 में से वो कंफर्म हो ही नहीं सकते, एक की पॉसिबिलिटी है वो आपको बताना है। तो भाई क्या करें इसके लिए, एक सिंपल सी बात आप याद रखिए, क्वेश्चन कर लेंगे ऐसा जब भी आएगा कि अगर आप 2 या 2 से ज्यादा संख्या ले लीजिए, अगर आप उनका एलसीएम निकालते हैं और उनका एचसीएफ भी निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर आप उनका एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालते हैं तो एक चीज आप नोटिस करेंगे कि उनका एलसीएम एचसीएफ का हमेशा मल्टीपल होता है। एलसीएम एचसीएफ का हमेशा मल्टीपल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एचसीएफ से एलसीएम को डिवाइड करें, है ना, अगर आप एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड करेंगे तो हमेशा क्या हो जाएगा, इंटीजर आएगा। इंटीजर का मतलब पूर्णांक, मतलब परफेक्टली डिविजिबल है, दशमलव में नहीं आएगा। ध्यान रखिए इस बात को, इसी पे आप ये क्वेश्चन करेंगे। किसी भी 2 या 2 से ज्यादा संख्याओं का अगर आप एलसीएम भी निकाल लेते हैं और एचसीएफ भी निकाल लेते हैं, तो अगर आप एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड करेंगे तो पूर्ण विभाज्य है एलसीएम। एलसीएम जो है वो एचसीएफ से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, कंप्लीटली विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब कि आप कह सकते हैं कि एचसीएफ एलसीएम का एक फैक्टर भी है, गुणनखंड भी है। तो चलिए देखते हैं। 118, क्या 24 का अगर आप पहाड़ा पढ़ के देखिए, 24 के पहाड़ा में 118 नहीं आता है, तो 118 नहीं होगा। 128 भी नहीं आता है, ये भी नहीं होगा, है ना। 24 में देखिए, 24 को आप करिए 6 से गुणा करिए। 6 चौको 24, 4 2, 6 दूनी 12 और 2 14। देखिए 24 को अगर आप 6 से गुणा किए तो 144 आ गया। मतलब ये हो गया कि 144 को अगर आप 6 से भाग देंगे तो विभाजित होकर 24, या 144 को आप जब 24 से भाग देंगे, ध्यान दीजिए, क्योंकि 24 एचसीएफ है और 144 अगर एलसीएम है मान लीजिए, तो आप भाग देंगे तो 6 बार में पूरी तरह ये विभाजित हो जा रहा है। तो 144 ही वो संख्या है जो 24 से पूर्णतया विभाजित है। 128 भी नहीं होगा, 136 भी नहीं होगा और 118 भी नहीं होगा। तो इस तरह से एलसीएम होने के जो चांसेज हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, इन चारों में से 144 और कोई नहीं होगा। तो एक यहाँ पे एक आपको बात समझ, एक कॉन्सेप्ट भी समझ में आया, और ये आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपने किया। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए दूसरा प्रश्न, 2 संख्याओं का गुणनफल 35,828 है तथा उनका एचसीएफ 26 है। 2 संख्या है, 2 संख्याओं का गुणनफल अगर हमने कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आया, और दोनों का एचसीएफ लिया तो 26 आया। उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि 2 संख्याओं के लिए ये जो मैं फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं ये सिर्फ 2 संख्याओं के लिए एप्लीकेबल होता है ना, 2 संख्याओं के लिए, और बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार इस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एलसीएम को अगर आप एचसीएफ से गुणा कर दें, मतलब 2 संख्याओं का एलसीएम लिया और उन्हीं संख्याओं का एचसीएफ लिया, इनको अगर आप गुणा कर देंगे तो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो जाता है ना। दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है ना। तो यही सिंपल इसमें लग जाएगा। देखिए एलसीएम इंटू एचसीएफ, इसी फॉर्मूले में पुट करते हैं। एचसीएफ दिया है 26 और 26 गुणे यहाँ पे हो गया एलसीएम। देखिए मैं समझा रहा हूँ आपको,
वहाँ तो रफ करना है ना, ऐसे थोड़े लिख के करना। दो संख्याओं का गुणनफल डायरेक्टली दिया हुआ है 35 828। तो बताओ एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो गया, 35 828 और बटे 26, यही तो हुआ। अब देखो ये एक बात कंफर्म है, आपको जब भी ऐसा एलसीएम निकालना हो तो एक चीज के लिए कंफर्म रहिए कि 26 से ये पूर्णतया विभाजित हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। एचसीएफ हमेशा क्या आएगा, पूर्णांक ही तो होगा, दशमलव में तो एचसीएफ आएगा नहीं। तो इसका मतलब जो भी आएगा वो पूर्णांक आएगा। पूर्णांक का मतलब हो गया कि परफेक्टली डिविजिबल है। आप सिर्फ जल्दी से डिवाइड करो, ये चक्कर में ना पड़ो कि ये क्या आएगा क्या नहीं आएगा। जो भी आपको नंबर दिख रहा है उससे डिवाइड कर दो, हो ही जाएगा। जिससे 26 होगा, जिस भी नंबर से 26 होगा उससे ये भी होगा, सोचने की कोई बात ही नहीं है। आप उत्तर ही देख लो, उत्तर में कहीं दशमलव है, कहीं फ्रैक्शन यानी कहीं भिन्न है, कुछ नहीं। तो आप डिवाइड करोगे तो परफेक्ट नंबर ही आपको मिलेगा, मतलब परफेक्ट नंबर नहीं कहते हैं उसको, मतलब इंटीजर मिलेगा आपको। करके देखिए। तो देखो 13 से करना आसान है, 26 से थोड़ा बड़ा हो जाएगा, पहाड़ा में आपको दिक्कत होगी। 13 दूनी 26 और 13 दूनी 26 और 9 यहाँ 98 हो गया। 13 सत्ते 91, 7 यहाँ पे 72, 13 पचे 65, 7 यहाँ पे 13 छक्के 78, 27 56 आ गया। अब 2 है, 2 से डिवाइड कर दो, 2 एक कम 2। देखो शुरुआत 1 से हुआ और ऑप्शन देख लो, ज्यादा आगे करने की जरूरत नहीं है। 1 से कौन सा ऑप्शन शुरू है, ये उत्तर हो गया। भाई हम पूरा क्यों करें, अब 2 से तो पूरा जा रहा है ना। अब 2 से जब हम 2756 को 2 से भाग देंगे तो जो आएगा वही होगा एलसीएम। ध्यान देना, 2756 को 2 से भाग देने पे जो आएगा वही एलसीएम होगा। और ये जो ऑप्शन दिए होंगे ये एलसीएम के ही ऑप्शन है। तो 2 एक कम 2 हमने जब ही डिवाइड किया, मतलब पहला नंबर तो 2 ही होगा लेफ्ट से, तो लेफ्ट से पहला देख लो किसमें 2। एक बार ऑप्शन की तरफ नजर मारते रहोगे तो टाइम बच जाता है। अब पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन ये आंसर हो गया। करके देख लो, 2 एक कम 2, 2 3 6, 2 7 14 और 2 8 16, 1378। देखो 1378 है, ये उत्तर हो गया, है ना। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया और आपको कुछ सीखने को भी मिला होगा कि कैसे जल्दी से जल्दी आसानी से हम उसको सॉल्व कर लें। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न देखिए कितना मजेदार, कितना इंटरेस्टिंग, और मैं आपको एकदम छोटा सा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप सेकंड्स में क्वेश्चन कर लेंगे। यदि 5x और 8x का एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः 9 तथा 360 हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अब आप सोचेंगे यहां भी 2 संख्याएं हैं, पहला है 5x, दूसरा है 8x। 2 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है तो हम वो भी तो फॉर्मूला लगा सकते हैं जो अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में लगाया है, इससे पहले वाले में, कि 2 संख्याओं के लिए एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। लगाओगे तो सॉल्व होकर x की वैल्यू आएगी। लेकिन क्यों, जरा हम आसानी से देखें, उससे आसान तरीका देखते हैं। देखो एक संख्या है 5x और दूसरी है 8x, दूसरी है 8x। आप बताओ कि 5 और 8 इनमें तो कुछ कॉमन है नहीं। भाई 5x का मतलब ध्यान देना 5 गुणे x और 8x का मतलब 8 गुणे x, मतलब ये गुणनखंड है। 5 और x 5x का गुणनखंड, 8 और x 8x का गुणनखंड। तो अगर हम 5 और 8 इन दोनों गुणनखंड की बात करें तो ये को प्राइम है। को प्राइम मतलब इन दोनों का कोई कॉमन, इन दोनों में से हम कुछ कॉमन नहीं ले सकते। और मैंने एचसीएफ में आपको बताया है कि एचसीएफ 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ निकाल वही होता है जो उनमें कॉमन होता है। तो बताओ कि इनमें कौन सा गुणनखंड कॉमन है, x कॉमन है। भाई इसमें भी 5 गुणे x, इसमें 8 गुणे x, तो कॉमन x ही तो है। तो यहां पे बच गया 5 और यहां पे 8। तो इसका मतलब एचसीएफ क्या हो गया बच्चों, एचसीएफ क्या हो गया, x हो गया कि नहीं हो गया बताओ। अगर 5x और 8x दिया है तो दोनों का गुणनखंड हो गया 5 गुणे x और 8 गुणे x, और दोनों के गुणनखंड में क्या कॉमन है, सिर्फ x कॉमन है। तो इसका मतलब क्या हो गया, x हो गया इसका एचसीएफ। और एचसीएफ क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 9। एचसीएफ दिया हुआ है 9, मतलब कि जो हम लोगों ने एचसीएफ निकाला x आया और क्वेश्चन में दिया हुआ है 9, इसका मतलब x इज इक्वल टू 9। इसका मतलब दोनों को कंपेयर करने पे x की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। क्वेश्चन में क्या पूछा है, x का मान ज्ञात कीजिए, 9, ये हो गया तीसरा। अगर आप वैसे करने लगते तो 5x गुणे 8x, देख लीजिए दोनों में क्या अंतर है, 5x और गुणे 8x इज इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ, तो 9 गुणे 360। अब पूरा देख लो, अब देखो 5/40 और x इंटू एक्स 40x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 गुणे 360, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 गुणे 360/40। ये 4 से 4 9 36, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 गुणे 9, मतलब ये हो गया कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 81, तो एक्स इज इक्वल टू √81, तो एक्स इज इक्वल टू 9। ठीक है ना, डायरेक्ट आ गया ऐसे भी। लेकिन फिर भी आप देखिए इससे हम
ज़्यादा आसानी से कर पाए। यहाँ मैं आपको समझाने में टाइम लिया हूँ। अगर आप इस बात को समझ रहे होंगे कि सीधे x कॉमन है वही HCF हो गया, तो आप देख के बताएंगे, मतलब मुश्किल से 4-5 सेकंड में बता देंगे। ये करने के लिए फिर भी आपको 10, 15, 20 सेकंड लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो थोड़ी सी चीज़ें अगर आप ध्यान देते रहें ऑप्शन की तरफ और क्वेश्चन की तरफ, तो आप आसानी से क्वेश्चंस को और कम टाइम में कर ले जाएंगे, है ना। ट्रिक का मतलब यही तो देखो, ट्रिक का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एकदम जादुई कोई शक्ति आ जाए। जब हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है किसी टॉपिक को लेके, तभी वहां पे ट्रिक काम करते हैं, ये बात समझ लेना, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अब देखते हैं चौथा प्रश्न। वह कौन सी 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जो 15, 25 और 30 से पूरी तरह विभाजित होती है, ठीक है ना। तो बड़ी से बड़ी हमें संख्या ज्ञात करनी है 3 अंकों की। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में आप क्या करिए, जब भी 3 अंकों की, 4 अंकों की पूछा जाए तो पहले उसको इग्नोर करिए। 3 अंक है, 4 अंक है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 15, 25 और 30 से पूरी तरह विभाजित होगी। मतलब 15 भी उसको विभाजित कर दे पूरी तरह, 25 भी उसको पूरी तरह विभाजित कर दे और 30 भी उसको पूरी तरह विभाजित कर दे, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आपको पता है ना, हमने पहले वीडियो में आपको समझाया था कि ऐसे क्वेश्चंस में हमें एलसीएम निकालना होता है, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है। और वो भी वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो रही हो, विभाजित तो हो रही हो इन नंबर्स से, तो इसका मतलब एलसीएम निकालना होता है। एलसीएम किसका किसका भाई, 15 का, 25 का, 30 का। देखो फट से एलसीएम निकालो। देखो 5 से 5 3 15, 5 25, 5 6 30। अब देखो 5 से एक बार और कर लो, ये हो गया 3, ये हो गया 1, हो गया 6, फिर 3 से कर लो, ये हो गया 1, ये हो गया 1 और ये हो गया 2, फिर 2 से कर लो, है ना, 1 1 1। अब देखो 25 25 3 75, 75 दूनी 150, है ना। तो एलसीएम क्या आ गया बच्चों, एलसीएम आ गया 150। ध्यान दें, मतलब आधा हमें जवाब मिल गया। वह 3 अंकों की छोड़ दो अभी, वह बड़ी से बड़ी संख्या 150 है जो 15, 25 और 30 से पूरी तरह विभाजित होती है। ये तो हमको मिल गया। अब बात है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। देखो ये भी 3 अंक की है, लेकिन ये 3 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या है कि नहीं है जो किससे विभाजित हो, 15, 25 और 30 से, ये कैसे पता चलेगा, है ना। तो बड़ी से तो बड़ी नहीं। अब देखते हैं इसके लिए क्या करेंगे, एक आसान सा तरीका समझ लीजिए, आप लोग जानते भी होंगे। 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या हम लिखते हैं, वो है 999। भाई इससे बड़ी तो 3 अंक की नहीं होगी ना, एक भी अगर आप ऐड कर देंगे तो 4 अंक में चला जाएगा। अब देखिए इससे आप क्या करिए, 150 जो एलसीएम आए उससे भाग दीजिए और देखिए कितनी बार पूरी तरह भाग चला जा रहा है, बस। तो देखो 150 दूनी 300 और 300 और फिर 600 900, तो मतलब 6 बार में जाएगा। 150 6 मल्टीप्लाई करोगे तो 900 आ जाएगा और बच गया 99। रिमाइंडर क्या बच गया 99, मतलब 150 में 6 बार अगर हम गुणा करें तो 900 आ जाएगा। भाई अगर 150 पूरी तरह विभाजित हो जा रहा है तो 900 भी तो पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। क्यों, 900 क्या है, 150 गुणे 6 ही तो है 900, यही तो है 900। तो अगर 150 पूरी तरह इन तीनों संख्याओं से विभाजित हो रहा है तो 900 भी तो पूरी तरह विभाजित होगा ना। अब देखो 900 पे हम क्यों पहुंच गए, क्योंकि हमें 3 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो 150 से, मतलब जो इनसे विभाजित हो, तो वो 150 का मल्टीपल ही चाहिए, क्योंकि इनका एलसीएम 150 आया है और 150 वो छोटी से छोटी संख्या, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो छोटी से छोटी संख्या है जो 15, 25 और 30 से विभाजित हो रहा है। तो इसका मतलब हर वो नंबर जो 15, 25 और 30 से पूर्णतया विभाजित होगी वो 150 का मल्टीपल ही होगा, 150 का गुणा करने पे ही आएगा। तो 150 का जब हमने 6 बार गुणा किया तो 900 आ गया। 7 बार क्यों नहीं किया, क्योंकि जब आप 7 बार गुणा करेंगे तो 150 और इसमें जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 1050, जो कि 4 अंक का नंबर हो जाएगा, 4 अंक का हो जाएगा। तो इसलिए हम 7 बार वाले में नहीं जाएंगे, 6 ही बार वाले में जाएंगे। और 6 बार वाले में क्या आ गया, 900। तो इसलिए इसका उत्तर कितना हो गया, 900, है ना। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई, नहीं आई तो एक बार और देखिए, बिल्कुल आसानी से आपके समझ में आ जाएगी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अब देखते हैं 5वां प्रश्न। यहां पर चावल के 3 ढेर हैं जिनका वजन 120 किलोग्राम, 144 किलोग्राम और 204 किलोग्राम है। एक बैग की अधिकतम क्षमता ज्ञात करें ताकि प्रत्येक ढेर के चावल को बैग की सटीक संख्या में पैक किया जा सके। देखिए सबसे पहले इस प्रश्न को समझने की जरूरत है। प्रश्न हल तो बहुत आसानी से होता है, लेकिन प्रश्न जब हम समझ लेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा कि क्या करना है इस प्रश्न में, इसमें आपका समय बर्बाद नहीं होगा। तो देखिए
कुल मिला के आप ये समझिए कि 3 तरह के चावल हैं। चावल के 3 ढेर का मतलब और अलग अलग वजन है। आप ये समझिए 3 तरह के चावल हैं। पहले वाले का वजन 120 किलोग्राम है, दूसरे का 144 किलोग्राम है और तीसरा 204 किलोग्राम है। अब क्या कह रहा है कि इन तीनों तरह के चावलों को ऐसे हमको पैकेट में इसको पैक करके रखना है कि जैसे सटीक संख्या में पैक किया। इसके मतलब अगर 12 आपने मान लो, एक बात कह रहा हूं, 12 आपको अपने टोटल पैकेट बनाए तो 12 में ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, है ना। और हर पैकेट में इन तीनों की बराबर मतलब नहीं, समझे नहीं आप, मतलब 120 हमने ले लिया, 144 ले लिया और 204 ले लिया। तो क्या करना है, कितने हम पैकेट बनाएं ताकि प्रत्येक ढेर के चावल जो है ना, जैसे 120 वाला भी, 144 वाला भी, 204 वाला भी उसमें आ जाए। अब देखो चूंकि ये 120 है, 144 है, 204 है, तो भाई तीनों बराबर तो होगा नहीं, तीनों बराबर तो नहीं आएगा ना। जब बराबर संख्या ही नहीं है तो बराबर तो सब में होगा नहीं। मतलब कुछ किलोग्राम हम इसमें से लें, कुछ इसमें से लें, कुछ इसमें से लें और एक पैकेट बना दिया। अगले पैकेट में भी ठीक जितना हमने इसमें से लिया है, इसमें से लिया, इसमें से लिया पहला पैकेट बनाने के लिए, उतना इसमें से भी लें, फिर उतना, फिर उतना, फिर उतना दूसरे में भी, फिर एक तीसरा लिया, फिर उतना पहले से, फिर उतना ही दूसरे से, फिर उतना ही तीसरे से। अब बात समझ गए? जितना किलोग्राम हम 120 में से ले रहे हैं, जितना 144 में से लिया और जितना 204 में से लेके हमने पहला बनाया, वैसे ही हमको और पैकेट बनाना है, ठीक उसी तरह के पैकेट। दूसरे पैकेट में भी उतना ही 120 वाला रहेगा, उतना ही चावल 144 वाला, उतना ही चावल 204 वाला। और इस तरह से सेट करना है कि पैकेट एकदम पूरे पैकेट बने, मतलब एकदम फुल हो, पैकेट कम न रह जाए, किसी पैकेट में कम या ज़्यादा ना रहे, पूरा पैकेट फुल हो जाए और तीनों के तीनों चावल भी खत्म हो जाए, थोड़ा बचे भी ना। अब आप मेरे ख्याल से अब आप प्रश्न समझ चुके हैं। तो देखिए जब भी ऐसा करना हो तो कुछ नहीं करते हैं, सिंपली इन तीनों का एचसीएफ ले लीजिए। क्यों भाई? एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। भाई तीनों में से लेना है ना, तो तीनों में से हम उतना तो लेंगे जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। मतलब 120 का, 144 का और 204 का क्या लेना है? एचसीएफ निकालना है हमें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है हमें। तो आप बताओ कि क्या 10 है? 10 तो इसका है ही नहीं, तो 10 वाला तो कैंसिल हो गया ना। 15 इसका है ही नहीं, तो 15 वाला कैंसिल हो गया ना। क्यों? 15 वाला कैंसिल हो गया, 10 वाला कैंसिल हो गया। ऐसे भी आप कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट एचसीएफ निकालिए, या आप यहां से क्या कर सकते हैं, अब देखो 50-50 हो गया है ना। कौन बनेगा करोड़पति में 50-50 होता है, वैसे अब आपके लिए आसान हो गया। 12 बचा और 18 बचा। अब देख लो 18 से ये देखो, 18 से ये जाएगा ही नहीं, लो 18 से ये खत्म है ना, 18 से खत्म, तो 18 भी खत्म, बचा क्या? 12 उत्तर होगा। अब देख लो 12 से दोनों चला जाएगा, 12 से ये 10 बार में है ना, 12 से 12 बार में, और 12 एक कम 12 और 8, 12 7 84, 17 बार में। तो देखो इसका मतलब 12 ही था इन तीनों का एचसीएफ। अब परीक्षा में जरूरी नहीं है कि हर बार ये एलिमिनेट हो जाए, बट अगर ऐसा है तो हमारे लिए तो आसान है ना, हमने तुरंत कर लिया, करके देख लिया। परीक्षा में हो सकता है कि 12 और 1 24 भी रहे या 6 भी रहे। अगर 6 दे दे तो 6 से भी तो ये तीनों होता ना एलिमिनेट। क्यों? बात समझिए, अगर 6 दे देता तो 6 से भी तो तीनों एलिमिनेट होता। तो 6 और 12 दोनों चेक कर लो। देखो अगर मान लो ऑप्शन में 18 की जगह 6 होता, जरा समझना बात को मैं क्या कह रहा हूं, फिर से इसको देख लेते हैं। 6 होता तो हमने लिख दिया 120, 144 और 204। अब देखो आपने 10 से 15 से तो कैंसिल कर दिया, नहीं होगा चलो। लेकिन अगर आप 6 से देखोगे तो 6 से देखो, 6 दूनी 12, 0 20 बार में ये भी है ना, 6 दूनी 12, 6 चौको 24, 24 बार में ये भी, और 6 3 18, 6 चौको 24। 6 से ये तीनों हो गया, तो क्या उत्तर 6 मार दोगे? नहीं, 12 से भी देखो। 6 से हो रहा है तो 12 से भी हो सकता है। 12 से अभी हमने देखा 10 बार में, 12 बार में, 17 बार में। तो अब इन दोनों में एचसीएफ क्या होगा? देखिए एचसीएफ का नाम ही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो हाईएस्ट नंबर होगा, हाईएस्ट नंबर जिनसे 120, 144 और 204 डिवाइड हो जाए, वो बड़ी से बड़ी संख्या, उसी को एचसीएफ कहते हैं। तो इस तरह से हमारा उत्तर 12 होगा, ना कि 6 होगा। तो अगर ऐसा भी होता है तो भी आप देख लेना एक बार। हालांकि जो ऑप्शन दिया था उसमें तो सिर्फ 12 ही हो रहा था, सिर्फ 12 ही एक ऐसी संख्या थी जो डिवाइड कर दे रहा था तीनों को। ठीक है, उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आ रही हैं।
चलिए अब आगे और हम प्रश्न कुछ करते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। आपके पास 20 बड़ी तथा 16 छोटी डायरियां हैं, ठीक है। दोनों प्रकार की डायरियों से आप उपहार के पैकेट बनाना चाहते हैं। बिना किसी डायरी को छोड़े आप कितने अधिकतम उपहार बना सकते हैं? देखिए प्रश्न, ये प्रश्न ठीक वैसे ही हल होगा जैसे हमने पिछला प्रश्न हल किया है। अब देखिए जरा क्वेश्चन को फिर समझ लीजिए एक बार। हो सकता है पिछले प्रश्न में चीजें उतनी क्लियर अगर आपको नहीं हुई है, वैसे तो उम्मीद है कि हो जानी चाहिए। एक बार और इसको देखिए। आपके पास 20 बड़ी तथा 16 छोटी डायरियां हैं। भाई बड़ी वाली डायरियां 20 है, छोटी वाली 16 है। ऐसा हो भी सकता है कि कोई चीज़ 20 हो, कोई चीज़ 16 हो आपके पास, और आप कुछ लोगों से मिलने जा रहे हो, तो आपने सोचा कि चलो गिफ्ट का पैकेट बना लें जिसमें बड़ी डायरियां भी रख दें और छोटी डायरियां भी रख दें, ठीक है ना। या आप बच्चों को गिफ्ट देने जा रहे हैं, पेन और पेंसिल है, तो मान लीजिए 20 पेन है और 16 पेंसिल है, और आप सोचे कि इस तरह से हम कुछ पैकेट बना लें कि कोई पेन या पेंसिल घर पे छूट भी ना जाए, सबका सब हो जाए, और सारे पैकेट में बराबर बराबर पेन भी आ जाए और बराबर बराबर पेंसिल भी आ जाए और एक भी छूटे भी ना। समझ गए प्रश्न? सब में बराबर बराबर पेन आ जाए, मतलब हर एक पैकेट, जितना भी आपने पैकेट बनाया सब में पेन भी बराबर बराबर है और सब में पेंसिल भी बराबर बराबर है, और एक भी छूटे ना एक भी कम हो। बराबर बराबर मतलब यही तो कि ना कम ना ज़्यादा, और घर पे भी नहीं छूटा एक भी। तो बस कुछ नहीं, सीधे सीधे क्या निकालना है? HCF ऑफ 20 एंड 16। 4 होगा, 8 से तो 16 हो जाएगा, 20 होगा नहीं, बस 4 है इसका उत्तर। HCF 4 आ गया, मतलब 4 आप ऐसे पैकेट बना सकते हैं। ये लो सेकंड आंसर हो गया इसका, ठीक है। आसानी से बात समझ में आई। अब हम, जैसे ये स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन था और इसमें HCF निकालना था, अब हम कुछ ऐसे प्रश्न करेंगे जो स्टेटमेंट टाइप के होंगे और उसमें हमें LCM निकालना होगा, और वो भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं पेपर में। सारे, कोई भी पेपर हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें उस तरह के क्वेश्चन, और आप जब प्रश्न देखेंगे तो आप कहेंगे भी कि हाँ ऐसा प्रश्न आपने देखा है पहले, ये पूछा जाता है। तो करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। 6 घंटियां दोपहर को एक साथ 12 बजे बजी। 6 घंटियां थी, है ना, 6 घंटियां रखी हुई हैं और 6 के 6 एक साथ 12 बजे दोपहर को बजी हैं, एक साथ बजी हैं 12 बजे। अब आगे इसके बारे में, घंटियों के बारे में बताया जा रहा है। यदि वे सभी 2, 4, 6, 8, 10 तथा 12 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। अब देखो, जो पहली घड़ी है वो हर 2 मिनट के अंतराल पे बजती है, दूसरी हर 4 मिनट के अंतराल पे बजती है, तीसरी घड़ी हर 6 मिनट के अंतराल पे बजती है, चौथी घड़ी हर 8 मिनट के अंतराल पे बजती है, पांचवी घड़ी हर 10 मिनट के तथा छठवीं घड़ी हर 12 मिनट बाद बजती है। सबका रिपीट होने का टाइम दिया हुआ है। पहली घड़ी 2 ही मिनट बाद रिपीट होती है, दूसरी 4, ऐसे ही करके जो छठवीं और अंतिम घड़ी है वो 12 मिनट बाद बार 12 मिनट बाद बजती है, यानी 12 मिनट बाद रिपीट होती है। तो कह रहा है कि पुनः कितने बजे 6 के 6 फिर एक साथ बजेंगी। भाई 12 बजे 6 के 6 एक साथ बजी थी और सब अब अपने अपने टाइम के हिसाब से बार बार रिपीट हो रही हैं। तो प्रश्न ये है कि अब कितनी देर बाद या कितने बजे फिर 6 घंटियां एक साथ बजेंगी, जो कि 12 बजे बजी थी। तो ऐसे प्रश्न में, घंटियों वाले में, जब रिपीट होने की बात हो कि फिर कितने बजे होंगी, तो हमेशा देखिए क्या करिए, देखिए कितनी देर बाद वो रिपीट हो रही हैं अलग अलग, वो सारे टाइम का एलसीएम निकाल दीजिए। 2, 4, 6, 8, 10, 12, इनका एलसीएम निकाल दीजिए, ठीक है ना। समझ रहे हैं? इनका आप क्या करिए, एलसीएम निकाल दीजिए। तो भाई ये जो दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10, ये मिनट में ही तो है, तो जो एलसीएम आएगा वो मिनट में ही होगा। ध्यान देना, जो भी एलसीएम आएगा, जो भी आएगा वो क्या होगा, वो मिनट में ही होगा। ध्यान दे लो। चलो एलसीएम निकालते हैं। 2 से करो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर 2 से करो 1, 1, 3, 2, 5, 3, फिर 2 से करो 1, 1, 3, 1, 5, 3, फिर 3 से करो 1, 1, 1, 1, 5, 1, और फिर 5 से कर दो 1, 1, 1, 1, 1, 1। अब देखो ये हो गया एलसीएम। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 तरीके 24 और 24 पचे, 24 पचे कितना होता है, 120, 120 मिनट। एलसीएम आ गया 120 मिनट। मतलब ये हो गया कि एक जो भी टाइम पे जब एक साथ बजी थी, तब से 120 मिनट बाद वो फिर बजेंगी। अब 120 मिनट को अगर हम घंटे में कन्वर्ट कर लें तो 60 से भाग दे दो, 2 घंटे। 120 मिनट बराबर कितना होता है, 2 घंटे। मतलब जितने बजे भी ये एक साथ 6 की 6 घंटियां बजी थी, ठीक 2 घंटे बाद फिर ये एक साथ बजेंगी, ठीक है ना।
तो दोपहर 12 बजे का मतलब बताओ क्या होता है भाई? 12 PM होता है, ध्यान देना। दोपहर 12 बजे को 12 PM कहते हैं और रात के 12 बजे को 12 AM कहते हैं। तो दोपहर 12 PM से 2 घंटे बाद, मतलब दोपहर के 2 बजे, उसको 2 PM कहते हैं। तो बस ये आपका पहला आंसर हो गया। अब देख लेना 2 AM भी कहीं लिख दिया होगा, है ना? आंसर में ऑप्शन में कहीं 2 AM भी लिखा होगा तो जल्दी में 2 AM ना मार दीजिएगा, ध्यान दे लीजिएगा। दोपहर के 12 बजे को हम 12 PM कहते हैं और 2 घंटे बाद को 2 PM कहते हैं। ठीक है, तो ये एलसीएम पे। और ऐसे ही कुछ प्रश्न और देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं 8वां प्रश्न। 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई। ये मिलता जुलता प्रश्न है, लेकिन बहुत ही इसमें एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जिसकी वजह से आप फंस सकते हैं, तो इसलिए देखना जरूरी है। 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई यदि यह घंटियां क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 तथा 12 सेकंड के अंतराल से बजे। देखो उसमें मिनट था, सेकंड के अंतराल से बजे, तो 30 मिनट में वो कितनी बार इकट्ठी बजेंगी? मतलब अगर वो 6 घंटियां एक साथ बजना प्रारंभ हुई, पिछले क्वेश्चन में था कि 12 बजे बजी, यहां पे ऐसा नहीं दिया है कि कितने बजे एक साथ बजी, बस ये बज रहा है, बस ये बोल रहा है कि 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई। लेकिन पहली घड़ी जो है वो हर 2 सेकंड बाद रिपीट होती है, दूसरी 4, तीसरी 6, चौथी 8, पांचवी 10, छठवीं 12 सेकंड बाद ये आपस में ये बार बार रिपीट होती है इस तरह से। तो कह रहा है कि 30 मिनट में अगर देखा जाए, पूरे 30 मिनट की अगर ड्यूरेशन में देखा जाए, तो ये कह रहा है कि कितनी बार ऐसा हुआ पूरे 30 मिनट में कि ये 6 की 6 घंटियां एक साथ बजी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक साथ कब बजेंगी। तो एक साथ कब बजेंगी इसके लिए हमने क्या बताया था? एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम किसका किसका भाई? 2, 4, 6, 8, 10 और 12 का। अभी हमने पिछले प्रश्न में एलसीएम लिया था, 120 आया था। तो पिछले में मिनट था, तो 120 मिनट हमने लिखा। यहाँ पे ये सारे जो टाइम है 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सेकंड में है, तो 120 सेकंड। अब 120 सेकंड को अगर हम मिनट में बदलें तो 60 से भाग दे दें तो आ गया 2 मिनट। तो कुल मिला के हमें ये समझ में आ गया कि ये जो 6 घंटियां हैं ये हर 2 मिनट बाद एक साथ बज रही हैं, है ना? जब ही 2 मिनट बीत रहा है, 6 की 6 एक साथ बजी, फिर अगले 2 मिनट बाद 6 की 6 एक साथ बजी, फिर अगले 2 मिनट बाद 6 की 6 एक साथ बजी, तो 30 मिनट में ऐसा कितनी बार होगा? तो बच्चों यहाँ पे गलती होने के चांसेस हैं। आप सोचोगे कि 2 मिनट पे बज रही हैं तो 30 मिनट में 2 से भाग दे दो तो 15 बार बजेंगी, तो नहीं 16 बार बजेंगी। ऐसा जब भी हो तो आप क्या करना, 30/2, मतलब हर 2 मिनट पे रिपीट हो रहा है ना, तो पूरे 30 मिनट के टाइम में देखना है। तो 30 को हमने 2 से भाग दे दिया और +1 यहाँ पे जरूर करना। तो ये क्या हो गया? बोर्ड मास पहले भाग देंगे तो 15 और 1 16 बार, मतलब ये 16 बार बजी। अब बता रहा हूं कैसे, आप देख लो एक बार कैसे। भाई 30 मिनट का टाइम ड्यूरेशन, मतलब जब स्टार्ट हुआ वहां से 30 ना, जैसे मैंने बोला, अभी देखो मैंने बोला स्टार्ट, तो स्टार्ट बोलते ये टाइम भी तो काउंट हुआ, तो मतलब 0 पे भी तो बजी होंगी। चलो देखो 0 पे भी तो बजी 30 मिनट, मतलब जब से बजी तभी से 30 मिनट ना। तो 0 पे बजी, फिर 2 पे बजी, फिर 4 पे, फिर 6 पे, हर 2 मिनट बाद बज रही हैं। तो देखो मैं 2-2 मिनट का गैप कर रहा हूँ, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18, फिर 20, फिर 22, फिर 24, फिर 26, फिर 28 और फिर 30। काउंट कर लो कितनी बार हो रहा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। देखो 16 बार हो रहा है, क्योंकि सिर्फ 2 नहीं है, 0 एकदम जब स्टार्ट हुआ तब भी तो बजी ना, और फिर एकदम 30 जब कंप्लीट हुआ तब भी बजी। तो 15 नहीं, जितनी बार भाग दे के आए उसमें 1 प्लस कर देना तो आपको सही उत्तर मिल जाएगा। तो ये था एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ के लगभग सारे इंपॉर्टेंट चीजें हमने कवर करी और हमने आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए बहुत सारे सवाल देखे। अब अगला जो मैथ्स का वीडियो होगा वो नेक्स्ट टॉपिक होगा, नया चैप्टर होगा और सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर करेंगे जैसा हमने आपसे प्रॉमिस किया है। आप सिर्फ वीडियो देखिए, अच्छा लगे तो शेयर करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करिए, है ना, बोलिए कि वो देखें और इसका लाभ लें जो मैं टाइम दे रहा हूँ, है ना। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। अगर आप लोगों में से कुछ लोग बनाते होंगे या देखते होंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, है ना। मैं ढूंढ के क्वेश्चन ला रहा हूँ जो आरआरबी एनटीपीसी के लिए इंपॉर्टेंट हो, वो कॉन्सेप्ट ला रहा हूँ जिसके पूछे जाने के सबसे ज़्यादा चांस है। तो ये सारी मेहनत आपको नहीं करनी है, ये मैं कर रहा हूँ, ये मैं आपके लिए कर रहा हूँ। आप सिर्फ पढ़िए, नोट्स बनाइए और वीडियो को हाँ थोड़ा प्रमोट भी करिए अगर अच्छा लगे तो। नमस्कार।